नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। नागरिकता कानून और एनआरसी पर ना तो लोगों का भ्रम दूर हो रहा है, ना मुसलमानों में खौफ खत्म हो रहा है, बल्कि अब एनपीआर के नाम पर इस डर के दायरों को और बड़ा किया जाने लगा है। आज दिल्ली और मुंबई सहित देश भर के कई शहरों में सीए और एनआरसी के साथ एनपीआर के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए, जिसका विरोध कर रहे राहुल गांधी ने आज ये एनआरसी और एनपीआर को नागरिकता की नोटबंदी बताते हुए इसे गरीबों पर टैक्स करार दे डाला। जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को झूठा ऑफ द ईयर का खिताब दे डाला। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को यह चुनौती दी है कि वो साबित करके दिखाएं कि सीएए से किसी की नागरिकता कैसे जा सकती है। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट से भी सियासत गरमाई हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। नागरिकता पर छिड़े इस सियासी संग्राम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब एनपीआर पर भ्रम फैलाया जा रहा है? नागरिकों की गणना गरीबों पर टैक्स कैसे हो सकती है? नागरिकता के नाम पर डर आखिर कौन फैला रहा है? देश में झूठ और अफवाहों की राजनीति हो रही है। क्या राहुल को गृह मंत्री की चुनौती कबूल है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है। क्यों खत्म नहीं हो रहा नागरिकता कानून का खौफ? क्यों मुसलमानों से गरीबों तक पसरता जा रहा है डर? कौन वहम बढ़ा रहा है? कौन पब्लिक को डरा रहा है? दो हफ्ते पहले सीएए पर भड़की विरोध की जो चिंगारी एनआरसी के केरोसिन से धधक उठी, अब 19 साल पुराने एनपीआर को भी उसी आग में झोंक दिया गया है, जिससे विरोध का दायरा एक खास मजहब के लोगों से आगे बढ़कर गुमनाम गरीबों तक पहुंचने लगा है। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब, एक खास मजहब के लोगों से आगे बढ़कर गुमनाम गरीबों तक पहुंचने लगा है। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए, और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। यह भी बिल्कुल वही चीज है। जाइए, अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे। एनपीआर से क्या होता है? एनपीआर से गरीब की पहचान होती है। 2010 में बने एनपीआर के डाटा के आधार पर अनेक राज्यों ने अपने राज्य में बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन किया। अब वही 2020 में हो रहा है। लेटेस्ट स्थिति आएगी सामने, तो लाभार्थियों की पहचान में एनपीआर का बहुत बड़ा योगदान होता है, सहायता होती है। सवाल है कि जब कांग्रेस राज में 2010 में पहली बार एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया, तब इसे गरीबों पर टैक्स जैसा कदम नहीं माना गया। तो अब नोटबंदी और एनआरसी से जोड़कर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे
किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी और अब नहीं है तब भी कुछ भी बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। 2019 का मैन ऑफ द ईयर ऐसे जो सभी लोग आप विश्लेषण करोगे, झूठ ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार के लिए वो पात्र है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत के इस ट्वीट पर नजर डालिए, जिसमें लिखा है, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। ये समझना मुश्किल नहीं कि डराया किसे जा रहा है, मगर डरा कौन रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा है। एकदम से इसके प्रति एक घृणा, संदेह और एक बेवजह या मैं कहूं कि राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित एक गलत धारणा फैलाने का बड़ा कैंपेन विपक्ष के नेताओं ने शुरू किया है। नेता दिल्ली में और आसपास में पूरी तरह से वायलेंस में इंडल्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। वह जनता को इंस्टिगेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि वह कानून को अपने हाथ में ले। और जिस तरह जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, जिसके कारण विपक्ष मुद्दाविहीन है और इसीलिए विपक्ष भ्रम फैला के माइनॉरिटी समाज में, अल्पसंख्यक समाज में भय पैदा करके राजनीति करना चाहता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार अपील कर चुके हैं कि सीएए और एनआरसी से देश के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, मगर विपक्ष के नेताओं की वैसी बातें उन्हें यकीन नहीं करने पर मजबूर कर देती हैं, जैसा प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा है। क्रोनोलॉजी समझिए आप। पहले वो आपसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करेंगे, फिर वो सरकार बनाएंगे, फिर वो आपकी यूनिवर्सिटीज बर्बाद करेंगे, फिर वो देश का संविधान बर्बाद करेंगे, फिर आप प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो आपको फूल बोलेंगे, लेकिन यंगिस्तान मैदान में डटा रहेगा। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, मगर यहाँ सवाल ये है कि देश की 30% से ज्यादा आबादी के मन में पैदा डर से किसे अपनी जीत नजर आ रही है और कौन अपनी जीत के लिए इस डर की आग को धधका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जुमे की नमाज के बाद फिर एक बार प्रदर्शन। जी हां, मानो ये प्रदर्शन वाला शुक्रवार हो गया है। इतना ही नहीं तो चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। कमाल का कानून है, ऐसा कानून जिससे गलतफहमी फैली हुई है। मुझे याद नहीं कि कोई कानून बना और इतना भ्रम बना हो। जी हां, ये मुझे जो दिखता है, लगता है, वो राजनीतिक धारावाहिक से कम नहीं नजर आता, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ जाता है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में आज कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। जी हां, मेहमान पाकिस्तानी मूल का वो लेखक भी जुड़ेगा। जी हां, तारिक फतेह भी जुड़ेंगे। मेरे साथ हैदराबाद से भी मेहमान जुड़ेंगे। इलियास सरफुद्दीन साहब, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं। मेरे साथ दीपक झा। जी हां, दीपक झा, अब इन्हें हम राजनीतिक विश्लेषक कहें, कांग्रेस का नेता कहें या कांग्रेस का समर्थक कहें, मुझे समझ नहीं आता। आज दीपक झा, आप ही को साफ करना होगा कि आपका परिचय कैसे हो। मेरे साथ अजय कुमार साहब। जी आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और एलजेपी के प्रवक्ता भी। आज ये 3 मेहमान हैं, इसके अलावा कुछ और मेहमान थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल दीपक झा आपसे, आखिर ये टैक्स से जोड़कर एनपीआर को देखना मुझे समझ नहीं आया। देखिए मनीष जी, इस देश में जहाँ पे 10 रुपया कमाना एक गरीब आदमी को इतना मुश्किल होता है, उस इंसान को आप रोजी रोटी छीन के सुबह से शाम तक सरकारी दफ्तरों के आगे पीछे लगाएंगे तो ये क्या होगा? आपने आईडी कार्ड के नाम पे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन सबको दीपक झा एक मिनट इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों का मैं भ्रम दूर करना चाहूंगा। आपने कहा वोटर आई कार्ड केवल मतदान के लिए। आपने कहा ड्राइविंग लाइसेंस केवल गाड़ी चलाने के लिए। आपने पासपोर्ट का जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूं, पासपोर्ट केवल बाहर जाने के लिए। आपने पैन का जिक्र नहीं किया, पैन केवल आर्थिक लेन देन और व्यवहार के लिए। तो अब आप अगर
एक मुल्क एक इंसान। आप बात तो कर रहे हैं कितनी पहचान की, लेकिन अगर एनपीआर के जरिए कुछ और डाटाबेस मजबूत हो इस मुल्क में तो आपको बुराई क्या दिखती है? और इसमें पैसे का व्यवहार और लेन देन कहां है? मनीष जी, अब आप बोलिए, अब मैं बात करूं, जनता से, देश की बात करूं। करिए, आपको बोलने के लिए बुलाया गया। आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए और पेज नंबर 262 और पेज नंबर 273 चैप्टर नंबर 15 खोल लीजिए। वहां पे सीधा सीधा लिखा गया है और कहा गया है कि एनपीआर जो है वो पहला कदम है किसका? एनआरसी का। और गृह मंत्री जी का भी बयान आता है संसद भवन के अंदर। गृह मंत्री जी ने आज चुनौती भी दे दी है आपके नेता को। चुनौती देते हैं गृह मंत्री जी, रोज चुनौती देते हैं, नूरा कुश्ती करें, इनसे कोई नहीं। लेकिन 14 जुलाई 2019 में भी एक लोकसभा के अंदर अधिसूचना आती है जिसमें कहा गया है कि एनआरसी के लिए एनपीआर करना जरूरी है। तो अब ये बताइए दीपक जी प्रधानमंत्री की बाहर की बात, दीपक झा, मैं आपके पास आऊंगा। देश आपको सुनना चाहता है। आप उस पार्टी की भूमिका रख रहे हैं यहां पर जिसको देश आखिर उस नेता को ऐसा क्यों सूझा? हालांकि रायपुर में आज वो ढोल बजा रहे थे, मैं हैदराबाद भी चलता हूं। एक बात जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, गृह मंत्री जी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इनकी देश विरोधी नीतियों का दीपक झा, विरोध केवल विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा। इलियास साहब, आखिर एनपीआर का एनआरसी कनेक्शन क्यों दिखता है? कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार आप लोग करते दिखाई देते हैं। मनीष साहब, अगर आप देखेंगे गृह मंत्री 12 से ज्यादा मर्तबा पार्लियामेंट के फ्लोर पर अमित शाह ने डिक्लेयर किया है कि एनआरसी के लिए एनपीआर के डेटा को इस्तेमाल में लाया जाएगा। और आप ये बात रिकॉर्डिंग से पार्लियामेंट के चेक कर लीजिए। दूसरी बात, होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में भी इसका तफसील से जिक्र है, मैंने पहले भी कहा है। और तीसरी बात, मोदी और अमित शाह की ब्यूटी यह है, किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो वो चीज को पूरा जमीन में लाके मट्टी में मिला देते। चलिए, एक बात तो आपने सही कही कि आपको कुछ न कुछ उनके करने में सुंदरता दिखाई देती है। मिला दिए इलियास साहब, हाथ लगा के गरीबों की नागरिकता को भी मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं। इलियास साहब, इसलिए नागरिक परेशान है और रोड पर उतरे हुए। इलियास साहब, आपने एक बड़ा बदलाव देख रहा हूं मैं। पिछली 2 डिबेट से आप जब भी देश का सवाल में आ रहे हैं, आज फिर आपने एक ऐसी बात कह दी कि आपको लगता है वो जो कर रहे हैं आपने उसमें खूबसूरती तलाश ली। आपकी इस पॉजिटिव सोच के लिए आज फिर आपके नाम को मैं ये कहता हूं कि आपकी तारीफ की जानी चाहिए। इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच मनीष साहब, बहुत बहुत थैंक यू। दूसरी बात यह है कि मोदी जी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को, इकोनॉमी की गलत पॉलिसियों को छुपाने के लिए कुछ तो भी एक ऐसा मुद्दा और ओकेजन जरूर लाते हैं जिससे पूरे देश का दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाए। तो अब करोड़ों बेरोजगार हिंदू बेटे बेटियां रोड पे उतर के सीए और एनआरसी के नारे लगाने लगे। एक्चुअल उनका जो फ्यूचर था वो तो हाथ से निकल ही रहा है, साथ में सिटीजनशिप के वादे हो गए। तो ये और एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात, आसाम की मिसाल सामने है। डिटेंशन सेंटर में 19 लाख लोग हैं जिसमें 13 लाख गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जिनकी सिटीजनशिप गई, जिनकी जायदाद गई, नौकरी गई, एक बैंक अकाउंट गया, जिनकी जमीनें जो पट्टा थी वो चली गई और डिटेंशन सेंटर में आ गए। ऐसी हालत में मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों भी पूरे भारत के परेशान हैं। इलियास साहब, इसका जवाब देने के लिए आखिर सरकार ने ये कानून क्यों लाया? इसका जवाब के लिए हम सरहद पार भी चलेंगे कि वहां किस तरह की प्रताड़ना है, आखिर हिंदुओं के साथ कितना भेदभाव होता है, अस्पृश्यता होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मोना आलम भी जुड़ेंगी। आप अपनी बात पूरी करें और आज एक एक कर हम तस्वीर साफ करेंगे कि आखिर सरकार की सोच क्या है। इलियास साहब, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं मोना आलम के पास चलूं। मैं और एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि जहां पर गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों भाई परेशान हैं, गैर मुस्लिम भाइयों को सीएए की तरह नागरिकता मिल जाएगी।
खुशी की बात है, चलिए मैं मान लिया, लेकिन वो नागरिकता ओवरनाइट नहीं मिलेगी, एक पूरा ड्यू प्रोसेस होगा, उसमें लाखों करोड़ों फैमिलीज को आपने परेशान करके रख दिया। तो मोदी और अमित शाह देश की सुरक्षा, शांति, उन्नति के लिए आए या देश को लाइन में खड़ा करने के लिए आए, ये समझ में नहीं आया जी। लेकिन नोटबंदी की तुकबंदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एनपीआर से नोटबंदी की तुकबंदी नहीं की जा सकती, एक। और दूसरा, अधिकारी जो होंगे वो घर घर जाकर ये सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो कि जानकारी हम लोगों को पता है और जो ड्राफ्ट में लिखा है। हमारे साथ मोना आलम भी जुड़ी हैं। मोना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मोना, हमारे यहाँ कानून बदलता है और उहापोह आपके मुल्क में शुरू हो जाती है। हमारे अंगने में आपका क्या काम? देखें, ये सवाल तो हम भी बहुत पूछते थे जब आप लोग हमारे इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त इंडिया दिन रात उस पर प्रोग्राम करता था। इमरान खान की ओथ टेकिंग पर लाइव आप लोगों ने उसको पूरे प्रोग्राम को दिखाया था। मैंने खुद इंडिविजुअली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में उसी दिन पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए, ये बात नहीं है और ये कहना ठीक नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम दोनों नेबर्स हैं, हम चाहें या ना चाहें, हम दोनों अपने नेबर्स नहीं बदल सकते हैं। चाहे आपको पाकिस्तान जितना बुरा लगे, आपका पाकिस्तान हमसाया है, हमें इंडिया बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारा इंडिया हमसाया भी है। मैं इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ। तो ये चीज चेंज नहीं हो सकती। हम दोनों के इंटरनल मैटर्स और हमारी इंटरनल पॉलिसीज के हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी होते हैं। और आप किसी भी ये एम्बेसडर से पूछ लें या किसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से पूछ लें कि जो आपकी इंटरनल पॉलिसी होती है वो उसी की रिफ्लेक्शन आपकी फॉरेन पॉलिसी। आप वहां पर आप वहां पर भारत के जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं, हिंदू, सिख, आप ईसाई, जैन, पारसी, इन पर जुल्मो सितम ढाते रहें और आप ये समझे कि हम लोग यहां पर चुप बैठे रहें। अब तो खिलाड़ी तक पे बात आ गई। शोएब अख्तर ने क्या कहा है ये आपको पता होना चाहिए मोना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए ये बात कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे की इंटरनल पॉलिसीज को ब्लाइंड आई नहीं दे सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं चले जी पाकिस्तान में जो मर्जी चलता रहेगा, उसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं। या भारत में आप जो मुसलमानों के खिलाफ आप जो जितनी मर्जी डिस्क्रिमिनेशन करें, पीस मिनसिंग करें। हमारे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जितना वाहिद मुसलमान भारत में है दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं। जी, शायद इसी वजह से शायद उन सबको आप भारत से निकाल फेंकने के लिए इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। पहले आप एनआरसी लेके आए, आपकी गवर्नमेंट लेके आई, फिर आप लोग ये सिटीजनशिप का अमेंडमेंट बिल लाए, उसका एक्ट बनाया आपने। आप जिस लेवल के प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अरे वो हमारे मुल्क की बात है, इसका आपसे क्या लेना देना? आप वहां पर अल्पसंख्यकों को डराएं, सताएं, भगाएं, जुल्मो सितम ढाएं और हम चुप। आप जिस लेवल के प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अरे वो हमारे मुल्क की बात है, इसका आपसे क्या लेना देना? आप वहां पर अल्पसंख्यकों को डराएं, सताएं, भगाएं, जुल्मो सितम ढाएं और हम चुप बैठे रहें। अगर नहीं, देखिए, आप जैसे आपका ताल्लुक है ना, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अब मेरे यहाँ पर माइनॉरिटीज का क्या हाल है, हिंदू सिख कैसे हैं, मैं तो आपसे नहीं पूछ रही आपका क्या ताल्लुक है। उसी तरह से अगर मैं इस आपकी डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम कर रही हूँ जो आप लोग, आपकी बीजेपी सरकार और मोदी सरकार कर रही है, आप बिपिन रावत को बिल्कुल उन्होंने अनड्यू बात की है। तो आपको मैं आप ही के मुल्क के तारिक फतेह जो कि लेखक हैं, उन्होंने आज इंडिया न्यूज से बातचीत में, और वो भी हमारे साथ हैं, आपको मैं सुनाता हूं। देश में नागरिकता पर आखिर कौन डर फैला रहा है और क्या विरोध सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? ये सवाल हमने जाने माने लेखक और कॉलमिस्ट तारिक फतेह से भी पूछा। इस पर उन्होंने क्या कहा, जरा आप ये भी सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। ये बिल के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी
माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। देखेंगे सीएए का जो मामला है, जो नया सिटीजनशिप एक्ट आया है, इसके अंदर जो शख्स शुबा करता है, जो शख्स ये कहता है कि इसमें समझ नहीं आ रही है और इसमें ये हो जाएगा, वो शख्स बजाते खुद फ्रॉड कर रहा है अपने आप से। क्योंकि आप झूठ को जितनी दफा बोलेंगे ये नहीं होगा कि वो सच बन जाएगा। फैक्ट ये है कि उस कानून के अंदर किसी का जिक्र ही नहीं है जो इंडियन सिटीजन है। अगर जो उसके अपोनेंट हैं, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को यहां पनाह मिलनी चाहिए, तो भाई मैं भी यहां आया था, इन्होंने कहा था तुम हमारे यूनिवर्सिटी के दरवाजे में आए, टांगे तोड़ देंगे हम। ये तो है जामिया मिल्लिया इस्लामी। ऊपर लगाया उन्होंने अल्लाहू अकबर और बात करें सेक्युलरिज्म की। तो जब नीयत खराब हो, जब लोग शरारत में कुछ कर रहे हो, तो आपको चाहिए यू हैव टू विथस्टैंड दैट एंड फाइट इट। क्योंकि ये सच और झूठ की लड़ाई है। ये 10 पेपर पढ़ने की बात है या 10 पेपर ना पढ़ने की बात है। और जो पढ़ के बाद भी कहे कि सीएए गलत है, वो तो हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। इंडिया और दुनिया भर के कम्युनिस्टों का भी एक नया अंदाज है, क्योंकि उनकी तो सेंटर विकेट, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही थे, सेंटर विकेट उड़ गई 1990 में। अब ना सोवियत यूनियन रहा, चीन का कम्युनिज्म भी पता है फेल हो रहा है, नक्सलबाड़ियों का बच गया बस। तो अब हर वो शख्स जो अमेरिका का दुश्मन है, कम्युनिस्ट पार्टी उसके पीछे लग जाती, चाहे वो तो खुमैनी हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे जो भी हो। तो जो एंटी अमेरिकन है, और हर इस्लामिस्ट जो है वो एंटी अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिका उनके लिए, जिसको वो एक तो कहते थे द ग्रेट ईवल, वो मसला नहीं है उनका। उनका है कि सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना के लिए जरूरी है कि यूरोप, अमेरिका, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान की इंटायर सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना। दिस इज रिटन, ये मैं अपने दिल से नहीं कह रहा। तो बात सारी ये है कि हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस मेस बाय बीइंग अ कावर्ड। ये तो आपको बर्दाश्त करके, आर्ग्यूमेंट करके एक्सपोज करना पड़ेगा ना। जी हां, तो आपने सुना कि पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह का क्या कहना था, और मुझे ऐसा लगता है मोना आलम ने भी ये सुना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। अमन जी, आज के लिए आपको बधाई कि अमन चैन कायम है देश में, लेकिन नियम में लिखा है कि एनपीआर एनआरसी की ओर पहला कदम है। आप लोग कुछ कहते हैं, भ्रम आखिर कैसे दूर होगा? नहीं मनीष जी, ये तो संतोष की बात है कि अमन चैन कायम है और कायम रहेगा। भारतवर्ष का बहुत लंबा इतिहास है और भविष्य अभी और भी बहुत उज्जवल है। तो ये जो भी इस तरह की चीजें आती हैं, हम पूरी देश की 130 करोड़ जनता में बहुत शक्ति है कि इन सब चीजों से ऊपर उभर के आना और देश को और मजबूत करना। जहां तक आपने सवाल पूछा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सबसे पहले तो, शायद हमारे कांग्रेस पार्टी के भी मित्र यहां बैठे हैं, ये एक्ट कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार 2005 में लेके आए। 2010 में उन्होंने सेंसस किया, उसके साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के भी सारे डिटेल्स लिए गए। अब दोबारा क्योंकि सेंसस होना है तो वो डिटेल्स लिए जाएंगे। मनीष जी, अहम क्यों होता है? अहम इसलिए होता है कि सरकार की जितनी बड़ी बड़ी वेलफेयर स्कीम्स चली, जनधन योजना चली, आयुष्मान भारत चला, उसके बेनिफिशियरी मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी देखेंगे तो पिछड़े वर्ग, हमारे मुसलमान भाई बहन, यही लोग इसके मकान मिल गया, बिजली मिली, पानी मिली, शौचालय मिला, उसके जो मैक्सिमम बेनिफिशियरीज थे वो हमारे मुस्लिम भाई बहन और बाकी भी पिछड़े तबके के लोग रहे। तो जब ये, इसीलिए ये सारी स्कीम्स पहुंच पाई क्योंकि जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज थे, हमारे पास डेटा था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, और ये स्कीम्स का जो बेनिफिट है वेलफेयर स्कीम्स का, जो डिजर्विंग लोग थे, खाली कागजी लोग नहीं, जो कागज पे ना, आपको ध्यान होगा मनीष जी, लाखों लोग ऐसे थे जो कि पहले कागज पे, हमने एक्सरसाइज, देखिए ऐसा है कि आप 20 मिनट से बोल रहे थे, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, आप लेट आए, कम से कम डिस्टर्ब ना करें,
सवाल है। दीपक झा, अमन जी, दीपक झा, इट्स अ टैक्सिंग ऑन माय डिबेट। देश का सवाल में ये टैक्सिंग है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अमन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ मोना आलम, इलियास सरफुद्दीन, अजय कुमार और सुमित पीर भी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ब्रेक के बाद वो भी जुड़। देश का सवाल में फिर आपका एक बार ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, डर की राजनीति के पीछे आखिर कौन है, और यही देश का सवाल है। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अमन सिन्हा बीजेपी से, इलियास सराफुद्दीन, अजय कुमार साहब मैं आपके पास नहीं आ पाया, और सुमित पीर समेत दीपक झा लगातार बने हुए हैं। जी हां अजय कुमार जी, आखिर एनआरसी में तो आप धर्म का एंगल जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन एनपीआर की बात की जाए तो उसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, देखिए, इसमें जो उल्लेख दीपक झा जी और इलियास साहब यहां कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, देखिए, इसमें जो उल्लेख दीपक झा जी और इलियास साहब यहां कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के उस दस्तावेज का, वो उनकी बात सही है और मैं उसकी तस्दीक करता हूं। और हम अपनी पार्टी की तरफ से सरकार से यह अपील भी करते हैं कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए। वो जो एक लाइन लिखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर में, जिस पर वैसे गृह मंत्री का बयान आ गया है, प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, लेकिन वो वेबसाइट पे वो बात वैसे ही लिखी है, उसको स्पष्ट कर दिया जाए। और एक बात और स्पष्ट कर दी जाए कि आखिर नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए वो कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। लेकिन इसी के साथ ये जो कांग्रेस कर रही है, मैं उसकी तीखी आलोचना करता हूं, सख्त आलोचना करता हूं कि फिर अगर नागरिकता के प्रमाण पत्र की सवाल उठानी है तो जुम्मे के नमाज के बाद दंगा क्यों करवा रहे हो, फिर इसको मुस्लिम एंगल से क्यों जोड़ रहे हो। फिर या तो सवाल देश और देश के नागरिक का है, सवाल है, वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, धर्म से चाहे क्यों बौद्ध जोड़ हो, दिया? ईसाई है। सीएए को धर्म से क्यों जोड़ दिया आलोक जी, मेरे को ये बता दीजिए। एक शब्द क्योंकि जुम्मा के बाद आप दंगे करा रहे हैं, शब्द लिख जुम्मा के दिन ही क्यों प्रदर्शन हो रहा है? शरणार्थी सवाल कांग्रेस करवा रही है, आपके पास क्या सबूत है? नहीं, दंगे कांग्रेस करवा रही है, इसके क्या सबूत है? सुन लीजिए, सबूत दीजिए भाई साहब, और सुन लीजिए। नहीं सबूत दीजिए साहब। ऐसे नहीं बोलेंगे कांग्रेस दंगे करा रही है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा टीवी पे बैठ के कि दंगे कांग्रेस करवा रही है। सबूत दीजिए, सबूत। नागरिकता की जिस मुद्दे को लेकर बवाल मचा है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी है। जिस मुद्दे को लेकर बवाल मचा है, हमारे साथ दीपक झा बीजेपी प्रवक्ता भी है, उनसे पूछ लेते हैं। सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अजय जी, आपकी चिंता को लेकर हमारे पैनल में एक वकील, एक जाने माने वकील हैं अमन सिन्हा, वो भी मौजूद हैं, सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमन जी, ये जो भ्रम है, क्या वेबसाइट का करेक्शन करेगी सरकार? ये वेबसाइट ही है जो सारे भ्रम और कंफ्यूजन को पैदा किए हुए है। नहीं मनीष जी, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। जैसे कांग्रेस, कई विपक्षी दल कभी बोलते हैं अरे भाई साहब, कांग्रेस नहीं बोलती, जवाब ले लें। गलत बयानबाजी मत करिए जनाब। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद भी ये उसी को पकड़े बैठे हैं। करते हैं सर कि कांग्रेस। देखिए मनीष जी, ये श्रीमान जी जब बोल रहे थे, मैं ये कई अनर्गल पर बात कर रहे थे, दीपक झा, मैंने दीपक झा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इसे असंवैधानिक अभी ना कहें। 59 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो संवैधानिक असंवैधानिक अभी आप नहीं कह सकते। अमन जी, आप अपनी बात पूरी करें। दीपक झा, इनका एक विधायक कहता है अगर साहब जी का इशारा हो। मनीष जी देखिए, ऐसा है दीपक झा, लोगों के पास कुछ लेट द कमेंट कम फ्रॉम अमन सिन्हा, लेट द कमेंट कम फ्रॉम अमन सिन्हा। और इन सज्जन को मैंने पहले भी देखा है,
ये अपने समय पे नहीं बोलते, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो इंटरप्ट करना चालू कर देते हैं। अगर आप में कुछ ढाढ़स है, कुछ मेरिट है, कुछ सब्सटेंस है, वक्त है, तो जवाब दे दीजिएगा इंटरप्ट करने की बजाय। और आपकी पार्टी का जो हश्र है वो आपके जैसे प्रवक्ताओं की वजह से हुआ है। मनीष जी, बहुत दुखद है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, ये आपके कहने पे भी नहीं रुक रहे हैं। जो इनके नेता करते हैं, राहुल गांधी राफेल पे बार बार झूठ बोलते रहे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अभी झूठ बोलते रहे, दीपक इलियास इलियास के पास भी लगता है कि मोना भी जुड़ी हुई है। दीपक झा के जैसे प्रवक्ता हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह हाल है, जो 44 पे आ गई अब 4 की भी नहीं रहेगी। अब मैं बात ये कह रहा था मनीष जी, जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, कहीं पे कोई स्कोप क्या रह जाता है? कहा क्या सर, जरा बयान अगर कोई जानबूझ के एक सवाल है अमन साहब, तो क्या किया जा सकता है? अमन साहब, दीपक झा एक सवाल है ना यहाँ, अब ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं दीपक जी की मुखालिफत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या मेरे को मत बोलिए। सबसे पहला कार्ड राष्ट्रपति महोदय को मिला उस समय, और दूसरा कार्ड सोनिया गांधी जी को मिला। अमन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा गया कि सारा बखेड़ा उस गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और रिपोर्ट के साथ वेबसाइट का है, तो उस वेबसाइट और रिपोर्ट को करेक्शन करना वो तो सरकार के हाथ में है। अगर नियत और नीति साफ है तो आखिर ये भ्रम को क्यों पलने देना चाहिए? नहीं मनीष जी, सर जुलाई 2014 जी, अभी आपने इंडिया न्यूज पे भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लेटेस्ट इंटरव्यू दिखाया। उन्होंने कैटेगोरिकली स्पष्ट किया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का कोई सरोकार नहीं है एनआरसी से। बात स्पष्ट हो गई। अब उसमें मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस जैसे दल इसको कोई भी बात को लेके, अमन जी, गृह मंत्री जी का माने या वेबसाइट और रिपोर्ट का माने, तो अमन जी, इंडिया न्यूज तो बहुत जिम्मेदार। अमन जी, आप बहुत नामचीन वकील हैं, आप नामचीन वकील हैं। मेरा आप एक भ्रम दूर करिए, जो मैं एज ए पत्रकार, एज ए एंकर जानना चाहता हूं। गृह मंत्री जी का बोला माना जाए या जो वेबसाइट और रिपोर्ट में लिखा है उसे माना जाए? और एक बात और, आप इंडिया न्यूज के पीछे मत छिपिए कि इंडिया न्यूज बहुत जिम्मेदार है, इसलिए अच्छी खबर चलाए और जो देश की आपके मन की खबर चलाए। आप तथ्यों पे बात करिए। गृह मंत्री का बयान, प्रधानमंत्री का बयान और जेपी नड्डा का बयान, तीन बयान, तीनों अलग बयान होते हैं। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, आप कहते हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है, भ्रम फैला रहे हैं। सरोकार है या उसके बाद आया है, जो है तो मुझे लगता है कि इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करना एनआरसी नहीं लागू कांग्रेस वालों का आचरण है। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर यह है कि सीसीए के विरोध में मुजफ्फरनगर हिंसा पर संजीव बालियान का बड़ा बयान आया है। हिंसा के लिए बालियान ने मदरसों पर सवाल उठाए हैं। देवबंद की भूमिका की जांच हो। संजीव बालियान मदरसों से बच्चों को पत्थरबाजी के लिए किसने भेजा, ये सवाल संजीव बालियान। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो कम से कम इसकी जांच होनी चाहिए कि किसने मदरसों से बच्चे भेजे, क्यों बच्चे बाहर निकले। कारगिल के सांसद का मेरे पास फोन आता कि कारगिल का बच्चा मुजफ्फरनगर मदरसे में पढ़ता है और वो पथराव में शामिल है। ये अच्छी बात नहीं है। किसने उसको भेजा? कम से कम एक बार शांति हो जाए तो इस पहलू पर भी जांच हो कि मदरसों को कंट्रोल कौन करता है, किसके कहने से मदरसों से बच्चे आए। तो ये एक सबके लिए चिंता की बात है, जांच का विषय। इलियास साहब, आपने संजीव बालियान को सुना, कहां से बच्चे आए हिंसा फैलाने के लिए? इलियास साहब, दीपक झा, आप मोबाइल में कुछ न कुछ हमेशा दिखाने की बात करते हैं। भाजपा के सांसद है, बातें कहना चाहूंगा। और एक दीपक झा, इलियास साहब का बहुत अहम भैया जरा मेरे को बोलने दीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता जरा रुक जाइए, जरा मेरे को बोलने दीजिए जी। हेलो, हाँ, जरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि हमको ये बात सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री की बात का भरोसा खत्म क्यों हो गया? क्योंकि पिछले 6 सालों में इन्होंने इतने झूठ बोले और इतने धोखे दे दिए अलग अलग मुद्दों पर कि जनता अब इन पर भरोसा करने तैयार नहीं है। 100 बका 1 लिखा, पुरानी कहावत है हैदराबाद की। तो आपसे गुजारिश है, बकबक नहीं, लिखकर बता दीजिए अपने नोटिफिकेशन में
अवाम मान लेगी। आप लिखते एक है, बोलते एक है, इसलिए आपका भरोसा नहीं है। अब आइए मदरसों के बारे में। जब जब मदरसों पर इल्जाम लगा तब तब अल्लाह की करनी ऐसा हुई, आश्रमों से बड़े बड़े कोई ना कोई गेम घटे। वो चाहे सनातन संस्था से बॉम्ब निकलना हो या आसाराम चिन्मयानंद गुरमीत राम की हरकता हो, तो मेरी गुजारिश है आश्रमों को संभालिए, मदरसों पे झूठे इल्जाम लगाकर अपनी कमियों को छुपाने मत जाइए। झूठ की उम्र छोटी रहती है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपने हैदराबाद की कहावत कही, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि तस्वीर करा लीजिए ना। हैदराबाद की ही भाषा में मैं कह रहा हूं, तस्वीर करिए। क्यों डर फैला रहे हैं, क्यों सियासत हो रही है? अमन साहब, मैं आना चाहूंगा मनीष जी। सुमित पीर जी, मैं अरे भाई तस्वीर के लिए समझाए, सुनने तैयार नहीं है। देखिए ऐसा इतना है, ज्यादा जो इलियासी जी बोल रहे हैं, इन्हें कोई पैथोलॉजिकल हेट्रेड होगा भाजपा के खिलाफ, उसमें ये पर्सनल कमेंट्स दे रहे हैं भाजपा और उसकी लीडरशिप के अगेंस्ट में। मैं इनके खिलाफ कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं दे रहा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं होते हैं। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देके, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव देके, उन पे भरोसा व्यक्त करके उनको दोबारा प्रधानमंत्री पद पे पुनः स्थापित किया है। आपकी कृपा पे नहीं आए हैं, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि देश की जनता को किस पे भरोसा है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए और जिसको आपको कम्युनल बताना है उसको बताइए, जिसको सेक्युलर बताना है उसको बताते चलिए। और जहां तक मनीष जी, जब मैंने स्पष्ट कर दिया, भाई देखिए इन लोगों को पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, भाजपा के खिलाफ इनकी दुर्भावना है, भाजपा के लीडरशिप के खिलाफ ये लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इस बीच मैंने दीपक झा, सुमित पीर, आप कश्मीर से आते हैं और पाकिस्तान में भी दानिश कनेरिया को लेकर जो अनटचेबिलिटी, जिसे अस्पृश्यता कहते हैं, छुआछूत कहते हैं, अछूत बताकर, दीपक जी मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप पर यह आरोप है, बीजेपी ये आरोप लगाती है कि आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अस्पृश्यता, अरे गांधी जी को आप पढ़िए, अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। बिल्कुल अपराध है। और तो आप में हो रहा है, शर्मनाक है। शर्मनाक है ना? बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन हम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं क्या? हम पाकिस्तान बनने, लेकिन वहां अगर सत्ता रहेगी तो वो यहाँ आएंगे। इसको पाकिस्तान बनाने की कगार पे जा रहे हैं। एक बार बताइए भाई साहब, दीपक जी देश का, आइए आपको सुनाते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पीसीआर सुनाइए, शोएब अख्तर और दानिश कनेरिया ने क्या कहा है। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? जैसे आपको पता है कि शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया जो काफ़ी वायरल हुआ और जो है काफ़ी मीडिया मुझसे सवालात कर रहा है। आप सबके मैसेजेस मुझे आए और मुझसे यही सवालात कर रहे हैं कि जो शोएब भाई का स्टेटमेंट था उस पर आपका क्या कहना है। बहुत सारी विक्ट्रीज जो है हम दोनों की पार्टनरशिप से पाकिस्तान को मिली। शोएब अख्तर का स्पेल हो गया, मेरा स्पेल हो गया उससे। लेकिन जब उन्होंने ये बात करी, वो बात ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मेरे लिए क्या सोचते थे और मेरे लिए क्या बात करते थे। वो अपना डेफिनेटली शोएब भाई के साथ ऐसी बात हुई होगी और शोएब भाई ने आके जो है नेशनल टेलीविजन पे आके जो बात करी है तो वो कोई बात ऐसी नहीं कह दी है। उन्होंने फील की होगी और उन्होंने देखा होगा कि इस लड़के के साथ इस तरह ट्रीट हुआ जा रहा है, तब उन्होंने ये बात करी। तो मैंने इन सब चीजों को उस टाइम पर इग्नोर किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो रखा वो क्रिकेट पे रखा। इलियास साहब, दीपक झा और तमाम दर्शक जो इंडिया न्यूज इस वक्त देख रहे हैं, आपने देखा और सुना कि हिंदू होने के नाम पर कितनी प्रताड़ित ऐसी भावना पैदा कर दी जाती है, जुल्म और सितम सह रहे हैं। अगर उन्हें भारत अपना रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? प्रॉब्लम का दुनिया में जितना खुशहाल मुसलमान हिंदुस्तान दानिश कनेरिया के साथ जो हुआ गलत हुआ, बात को समझना पड़ेगा। सुमित पीर, आप बहस में नहीं आ पाए, मेरा बहस का आखिरी पड़ाव है। सुमित पीर, एनपीआर का एनआरसी कनेक्शन, एनपीआर का एनआरसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, वो मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं। सर, आप देश को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, वो 3 इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप दर्शक मुसलमानों के लिए 80 कंट्रियां हैं।
दर्शक हिंदू से का कहिए, मनीष भाई एक बात व्यक्तिगत बोलना कुछ चाहूंगा, नहीं। मनीष भाई एक बात मेरे बोलना पास चाहूंगा, समय कम है, एक समझिए। बात बोलना चाहूंगा। मैं दीपक अभी एक प्रेस दीपक कॉन्फ्रेंस में जासूस। था, एक बता वहां एक पाकिस्तानी भाई ने क्या बोला, सिंध में रहते थे, आपकी इंडिया न्यूज चैनल भी वहां थी, उन्होंने कहा जब हमारा कोई मरता था हमें शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता था, बोलते इससे बदबू फैलती है। दीपक जी इसका जवाब दो, लेकिन बदबू फैलती है क्या दाह संस्कार से पाकिस्तान में? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो जिस दिन विराट कोहली ने 200 रन किए, एक कोहली परिवार की लड़की लिया, उसका बलात्कार किया, उसका अगवा किया, उसके बारे में क्या बोलोगे? क्योंकि विराट कोहली ने 200 सेंचुरी बनाई। इंडिया न्यूज को देख रहे दर्शक, इंडिया न्यूज को देख रहे दर्शक के समय का ध्यान रखिए। इस चीज पुकार में ऐसे संजीदा मुद्दे आप लोगों की चीख पुकार में नहीं दब सकते। अब मुझे बहस खत्म करनी है, सुमित जी अब मुझे बहस खत्म करनी है। जी हाँ, न डराओ, न धमकाओ, न फैलाओ, कोशिश ये करो कि अपने इस मुल्क को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाओ। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के दिन भर के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के 7:55 पर। अमित